भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही नहीं करेंगे, बल्कि उनका सफाया करने का काम 2027 में करेंगे। एलपीजी का नया फुल फॉर्म आया, लापता गैस, कि भारतीय जनता पार्टी का बनकर के चुनाव न कराएं, बल्कि फेयर इलेक्शन कराएं, अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें कि हां, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है। प्रेस के अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विजन इंडिया के कार्यक्रम में पिछले कई महीनों से लगातार कर रहा हूं, और हमारी समाजवादी पार्टी की टीम बेंगलोर, हैदराबाद, कई शहरों में हम लोग अलग अलग टॉपिक पे कार्यक्रम, जहां स्किल इंडिया चल रहा था वहीं एआई पे हम लोग काम कर रहे थे, होलिस्टिक हेल्थ पे बात कर रहे थे, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे थे, वो वाली बात नहीं, दूसरी वाली। और आज जब मुंबई में हम लोग आए हैं, तो क्रिएटिविटी इकोनॉमी पर बात करने के लिए हम लोग यहां पर थे, क्योंकि मुंबई न केवल हमारी आर्थिक राजधानी है, बल्कि क्रिएटिव के लिए भी राजधानी मान के चलते हैं हम लोग। जो क्रिएटिविटी यहां पर है, शायद किसी शहर में इतना देखने और समझने को नहीं मिलता है। उसी के तहत विजन इंडिया का ये कार्यक्रम हमारा था। हमारे साथ अबू आसिम आजमी यहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जो हमारे साथ सरकार में मंत्री थे, मऊ के हमारे सांसद राजीव राय जी हैं, और समाजवादी पार्टी के कुछ साथी हैं। बाकी डेलीगेट्स जो आए हैं, मैं उनका विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। वहीं प्रेस के साथियों का भी जो सहयोग मिलता रहा है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। जो बात हम लोगों ने यहां रखी, जो सुझाव आए, सरकार बनने पर हम लोग अमल करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में एग्जेम्पलरी काम किए हैं, और वो उदाहरण बने देश के लिए। जो एक्सप्रेसवे डिजाइन किया समाजवादी सरकार में, उसके बाद जो एक्सप्रेसवेज बने, वो मिलते जुलते उसी डिजाइन के आसपास के हैं। जो डिजाइन समाजवादियों ने दी, उसके बाद एनएचएआई को भी अपनी डिजाइन बदलनी पड़ी। हम लोग देश के प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन मुंबई से जोड़ने वाला दिल्ली का एक्सप्रेसवे अब जुड़ रहा है यूपी से जाकर के। लेकिन उन्होंने अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गांव था, उसको नहीं जोड़ा है। तो इंसानियत और दुनिया को जो बेहतर बनाए, वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। जो पॉजिटिव सोच है, वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। सस्टेनेबिलिटी को लाए, वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। इक्वलिटी को जो बढ़ावा दिए, वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। तो उसी दिशा में हम लोग बैठ करके काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बेहतर भारत बने, बेहतर इंडिया बने, बेहतर हिंदुस्तान बने, उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। यही हमारा विजन इंडिया का मकसद रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आखिरी वक्त पर एमओयू करने गए, और उन्होंने भी महाराष्ट्र से सीखा कि अपने यहीं के लोगों को ले जाइए और एमओयू करके आ जाइए। तो भाई, आखिरी वक्त पे एमओयू आप कर रहे हैं, तो जमीन पर कब उतरेगा कोई? और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी समाजवादी सरकार के समय पर थी, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से अलग आपने क्या किया है? मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर के आए थे, पॉलिसी लेकर के आए थे, और उसकी वजह से देश के बहुत सारे उस समय मोबाइल बनाने वाली कंपनियां या असेंबल करने वाली कंपनियां नोएडा में आई, और उसका परिणाम यह हुआ कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल होने लगे मोबाइल, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी भी कहते थे। तो आप आखिरी वक्त पे एमओयू करने जा रहे हैं, और जैसे देखा हम लोगों ने तस्वीरों में कि आप भारत के ही लोग जाकर के दूसरी धरती पे एमओयू करके भारत आ रहे हैं, तो आप यहां क्यों नहीं एमओयू किए? और फिर देश के प्रधानमंत्री जी से साथ एक उन्होंने बहुत बड़ी समिट की थी, जिसमें लगभग 50 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। डिफेंस एक्सपो को भी अगर हम जोड़ दें तो उससे ज्यादा बढ़कर के एमओयू हुए थे। आज 10 साल बाद बताएं कि जमीन पर कितना उतरा है, और ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट कितना है और उससे जॉब्स और नौकरी कितनी मिली है।
या आपने इंसेंटिव कितना दिया है अगर वो कोई प्रोजेक्ट आया जमीन पर। और फिर देश के प्रधानमंत्री को यूपी ने दिया, तो हिसाब किताब जो उत्तर प्रदेश की जनता मांगेगी वो केवल 10 साल का नहीं मांगेगी, दिल्ली के 12 साल, तो 22 साल का हिसाब किताब मांगना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके ना जाएं, बल्कि दूसरे प्रदेश के लोग आएं और उत्तर प्रदेश में काम करें, ऐसा सपना हम लोग देखते हैं। और ये वोट लेने का एक तरीका हो सकता है, गरीब को एक इमोशन के लिए जोड़ने के लिए एक इशू हो सकता है। हम तो यूपी वाले लोग हैं, मान लीजिए, दुनिया में ये चलता है। अभी कुछ दिन पहले एग्जिट हुआ था, एग्जिट, या दुनिया के देश के लोग ये करते हैं, लेकिन इससे समाज और देश नहीं बनता है। जब आप जोड़ोगे लोगों को, आप आने दोगे अपने लोगों को, तब देश बनता है। और यूपी कहे कि गुजरात के लोग नहीं आ सकते, यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो बताओ प्रधानमंत्री जी कहां चुनाव लड़ेंगे जाकर के? आप लड़ाओगे महाराष्ट्र में? तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके भी पुराने साथी रहे हैं, हमारे भी बहुत अच्छे साथी हैं, अब आप यूपी से चुनाव मत लड़िए, महाराष्ट्र से चुनाव लड़िए। ये आज के जमाने में, इसीलिए मैं क्या कहता हूं, इक्वलिटी और सबको बराबर, देश हमारा आपका है, यही हमारी हिंदुस्तानियत है। अब जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर सबसे बड़ा म्यूजियम लखनऊ में बनने जा रहा, सॉरी आगरा में बनने जा रहा है। वो किसने बनाया? अगर महाराष्ट्र के लोगों को इतनी चिंता है और महाराष्ट्र की सरकार को अगर चिंता है, तो हम तो केवल 300-400 करोड़ का बना रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर जो सबसे दुनिया का बेहतर म्यूजियम बनने जा रहा था, उसको बीजेपी ने रोक दिया है। मैं कहूंगा यहां के तमाम लोगों से जो उनके रास्ते पे चलते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं समय समय पर, कि महाराष्ट्र से 1000 करोड़ रुपए कम से कम भिजवाओ। और मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, एक बार मैंने आसिम भाई आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, कि हम इटावा में 1000 एकड़ का पार्क बनाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से, क्योंकि हमारा उनसे बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। एलपीजी का नया फुल फॉर्म आया, लापता गैस, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतना अच्छा मौका मिला विश्वगुरु बनने का। सोचिए अगर वॉर नहीं होता और हमारे देश के प्रधानमंत्री बीच में खड़े हो जाते, कहते वॉर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो इजराइल तो गए थे, केवल उन्हें लैंडिंग करनी थी, जैसे उन्होंने किसी देश में लैंडिंग कर ली थी बिना परमिशन के, ईरान में उतर जाते और कहते मैं खड़ा हूं, अब वॉर नहीं होने दूंगा, तो यकीन करना वो दुनिया के विश्वगुरु बन जाते। देश के महत्वपूर्ण लोग प्राइवेट एयरक्राफ्ट से फ्लाई करते हैं। मैंने जब पहले भी प्रेस से ये कहा था, और यही कहा था कि जो एयरक्राफ्ट से वीआईपी उड़े हैं या महत्वपूर्ण लोगों को उड़ने के लिए जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, एयरक्राफ्ट अच्छे हों। लेकिन हादसे या इस तरह की घटनाएं या घटनाओं पर शंका करना, शक करना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने नेता को खोते हैं, हम अपने किसी बड़े व्यक्ति को खोते हैं, तो स्वाभाविक है जांच होनी चाहिए और सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि क्या कारण रहा है। और जो रोहित पवार जी का सुझाव है कि किस तरीके की जांच हो, स्वाभाविक है जांच उसी तरह की हो कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, गैंग है। अब देखिए, आप गैंग क्यों नहीं है? पूजनीय शंकराचार्य, उनको स्नान नहीं करने दिया। ये हमारी वैदिक परंपरा है कि शंकराचार्य वहां पे सबसे पहले स्नान करने जाते हैं। उनके 2 डिप्टी सीएम लोगों ने कहा कि जब भी हमें पूजनीय शंकराचार्य जी मिलेंगे, हम माफी भी मांगे, इस महापाप के लिए माफी मांगेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन उनके गैंग लीडर ने कह दिया कि अगर कोई माफी मांगने गया तो उसको कैबिनेट से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं गैंग कहता हूं। मेरा चुनाव आयोग से एक ही निवेदन है कि फेयर इलेक्शन कराएं।
वो बीजेपी की कठपुतली बन के चुनाव न कराएं। हम लोगों ने एसआईआर में देखा है, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव आयोग एक था। ये चुनाव लूटने की तिगड़ी थी। और मैं इस बात को इसलिए साबित करता हूं कि जब एसआईआर के बहाने इन्होंने एसआईआर किया और फॉर्म 7 भरवाना शुरू किया, वोट कटवाना, तो हमने अपने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी और एक व्यक्ति को पकड़ा जिसमें बीजेपी के लोगों ने उसके दस्तखत करवा दिए, साइन करवा दिए और वोट कटवा दिया उन्होंने। और जब हम लोगों ने जमीन पर उसको पता किया तो वो नंदलाल, जिसको फॉर्म 7 भर करके दिया था, वो दस्तखत करना नहीं जानता है। और लखनऊ की प्रेस के सामने हमने कहा कि ये देखिए, ये दस्तखत करना नहीं जानता है, इसकी दस्तखत कर करके वोट कटवा दिया है। अभी तक किसी भी जिलाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी जिसका चाहती थी वोट कटवा रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रहा था और चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ था। इसलिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग कर रहा है तो हमारा चुनाव आयोग से एक ही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का बन करके चुनाव न कराएं, बल्कि फेयर इलेक्शन कराएं, अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें कि हां, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी कोई टक्कर नहीं दे रही है। वो रिस्पेक्टेड हार चाहती है बंगाल में, बस सम्मानजनक हार हो जाए बस उनकी। मैं आपको दोबारा कहता हूं, बंगाल के लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं और वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बनने जा रही हैं फिर एक बार। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी बंगाल के लोग जानते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बहुत करीब से देखा है। इसलिए बंगाल के लोग पुनः ममता बनर्जी को जिता करके एक बार फिर उनकी सरकार बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि एलपीजी का जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। और जो भेदभाव किया इन्होंने, भारत सरकार ने जो उनके साथ भेदभाव किया है, वो बंगाल की जनता भूल नहीं सकती है। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि ये बात मैं कहता आखिरी में, लेकिन उन्होंने याद दिला दिया। माननीय काशीराम जी को हम लोग याद कर रहे हैं। उनके साथ साथ जितने भी पीडीए महापुरुष हैं, उन सबको हम समय समय पर याद करते हैं। माननीय काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है लोगों को जगाने में, खासकर बहुजन समाज के जगाने को लेकर के। और माननीय काशीराम जी जिस रास्ते पर चले, वो रास्ता उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपनाया कि लोगों को हक दिलाएं, लोगों के न्याय मिले। संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको हक सम्मान का जीवन दिया है, वो दिलाने के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया। और एक ऐसा भी समय आया था जब नेताजी और माननीय काशीराम जी ने मिलकर के यूपी में सरकार बनाई थी। न केवल सरकार बनाई थी, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाने का काम किया था। और उसके बाद एक बार फिर मुझे मौका मिला था, जहां पर 2019 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से अलायंस किया था। और अलायंस ये सपना लेकर के किया था कि उनकी नेता मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकें, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए। उन ताकतों से हम नहीं लड़ पाए जिन ताकतों ने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हरवाया था। उन ताकतों का हम नहीं मुकाबला कर पाए। उन पे संसाधन बहुत हैं, उन पे हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोलें, ये सब भी बहुत हैं, ये सब भी बहुत हैं। उसके कारण हम लोग लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी और बहुजन समाज को हम लोग जोड़ते रहेंगे। जो कभी सपना देखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मिलकर के आगे काम करने का, उन्हीं विचार के लोगों को हम लोग जोड़ करके उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही नहीं करेंगे, बल्कि उनका सफाया करने का काम 2027 में करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।